क्या कोई व्यक्ति किसी लड़की से प्यार करे और धूमधाम से शादी करे, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसी प्यार का कत्ल करके शरीर के 70 से ज्यादा टुकड़े भी कर दे। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी है राजेश गुलाटी और अनुपमा की। राजेश गुलाटी का जन्म देहरादून में हुआ था। इनकी बेसिक पढ़ाई लिखाई देहरादून में ही हुआ था, लेकिन और अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ से कंप्यूटर साइंस में MSc की डिग्री ले लेते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। दिल्ली में ही राजेश गुलाटी और अनुपमा का मुलाकात हो जाता है। अनुपमा दिल्ली में ही होती है। दोनों का दोस्ती हो जाता है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। दोनों अब शादी करने का सोचे, घर वालों से बात किए तो घर वालों ने भी मान लिया। अब दोनों की 1999 में इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी भी हो जाती है। राजेश का अमेरिका में जॉब भी लग जाता है। राजेश और उसकी पत्नी अब दोनों अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में राजेश को लाखों रुपए सैलरी मिल रही थी। दोनों बहुत मजे में थे, सब कुछ अच्छे से बीत रहा था। अमेरिका में अपना घर भी ले लिए थे। राजेश के जाने के बाद अनुपमा घर में अकेली हो जाती थी। उसने भी सोचा कि घर पर बैठे रहने से अच्छा है मैं भी जॉब करूं। 2005 तक दोनों के बीच काफी उतार चढ़ाव आया था। इसी कारण बस रिश्तों में दरार पड़ने लगे थे। आगे मैं बताता हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरू और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम डेस्क के इस चैनल पर। इन दोनों के बीच अभी बच्चे भी नहीं हुए थे। दोनों ने फैसला किया कि घर में बच्चे आए तो सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा को 2006 में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि 2007 और 2008 में अमेरिका में बहुत ही बड़ी मंदी आई। सारे लोगों की जॉब जाने लगी। इसमें राजेश गुलाटी की भी जॉब चली जाती है। नौकरी जाने के बाद अब राजेश गुलाटी अमेरिका के मकान को बेचकर वापस इंडिया चला आता है। कुछ समय तक माँ बाप के यहाँ रहते हैं। इसके बाद देहरादून में ही गोविंदगढ़ जगह पर एक फ्लैट ले लेते हैं। अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। नौकरी खोजते खोजते कोलकाता में जॉब लग जाता है। पत्नी को देहरादून में छोड़कर राजेश कोलकाता में जॉब करने लगता है और कोलकाता में ही रहने लगता है। जॉब की वजह से देहरादून बहुत कम आना जाना हो जाता है। वहीं अनुपमा देहरादून में ही रहती है। राजेश और अनुपमा के बीच मनमुटाव इतना ज्यादा रहने लगा कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और राजेश को कोर्ट ने 20,000 रुपए अनुपमा को हर महीने देने को कहा गया। दोनों इस फैसले पर सहमत थे। अब साल 2010 आ जाता है। राजेश ज्यादातर कोलकाता ही रहता था। दोनों में ईमेल या फोन के माध्यम से बात हो जाता था। अनुपमा अपने माता पिता से बातें किया करती थी। अब 2010 अक्टूबर नवंबर की बात है। राजेश अब देहरादून ही रहने लगता है और माँ बाप से अनुपमा की कम बातें होने लगती है। रिश्तेदारों से भी बातें नहीं हो रही थी। ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से ही बातें हो जाती थी। अनुपमा का मोबाइल 15 अक्टूबर के बाद ऑफ हो जाता है। अब अनुपमा के माता पिता या भाई फोन करते तो वह कह देता अनुपमा बिजी है या फिर बाहर गई हुई है, कोई बहाना कर देता था। ईमेल के जरिए वो अपने भाई से जरूर बात कर लिया करती थी। अब दिसंबर महीना आ चुका था, 2 महीना बीत चुका था पर बात नहीं हो पा रही थी। अनुपमा के माता पिता अनुपमा के भाई सुजन कुमार प्रधान को देहरादून भेजते हैं। 12 दिसंबर 2010 को जैसे ही वहां पहुंचता है, देखते ही राजेश गुस्से से लाल पीला हो जाता है और तुरंत कहता है यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी बहन नहीं है। दोनों में काफी कहासुनी हो जाती है पर घर के अंदर नहीं जाने देता है। पास में ही थाने जाकर अनुपमा का भाई अनुपमा का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। पूरे मामले को पुलिस वालों से सुजन बताता है। तुरंत पुलिस वालों ने एक टीम बनाकर उसके घर जाते हैं और घर पर छापा मार देते हैं। राजेश की घर की तलाशी लेते हैं। राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत चालाक था। अब पुलिस कमरे में कुछ नहीं पाती है और वापस जाने लगती है। उसमें से एक पुलिस वाले की नजर डीप फ्रीजर पर जाता है जिस पर ताला लगा था, वो भी नया ही था। पुलिस को शक हुआ और खोलने को कहा पर राजेश बहाने बताता है कि उसकी चाबी तो अनुपमा ले गई है, लेकिन फ्रीजर तो नई थी। काफी डराने से राजेश चाबी देता है और फ्रीजर को खोला जाता है और उसमें से अनगिनत काले पॉलीथीन थी। उस पॉलीथीन में मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। उन टुकड़ों पर बर्फ की पपड़ी जम गई थी। एक काली झिल्ली में अनुपमा की खोपड़ी दिखाई दी तो तुरंत राजेश को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। सभी कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है। राजेश को पुलिस से 5 दिन की रिमांड मिल जाती है। पूछताछ में जो पता चलता है आप सोच भी नहीं सकते। राजेश के बयान से ये पता चलता है कि अनुपमा जब अमेरिका थी तब आपस में झगड़ा का कारण राजेश के दोस्त के कारण था। उसी दोस्त के साथ साथ अनुपमा की भी दोस्ती ज्यादा गहरी होने लगती है और दोनों की आपस में इसी बात से झगड़े होते रहते थे और इन दोनों की दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। तभी राजेश और अनुपमा ने परिवार को बढ़ाने की सोचा और परिवार भी बढ़ गया। फिर भी अनुपमा दोस्त के साथ ही बातें किया करती थी। इसमें झगड़े और बढ़ने लगे। अमेरिका से भारत आने के बाद भी चोरी छिपे बातें किया करती थी। राजेश का जॉब कोलकाता में ही चल रहा था। अब यहाँ राजेश का एक महिला से मुलाकात होता है जिसका पति उसे मारता पीटता था और गालियां भी देता
था। राजेश का इस औरत के प्रति हमदर्दी जताने लगता है और वहीं मंदिर में जाकर उसी से शादी भी कर लेता है। अब राजेश 2 शादियां कर चुका था, एक 1999 अनुपमा से और दूसरी 2009 में। अनुपमा को यह बात पता चल ही जाता है। हर दिन की तरह 17 अक्टूबर 2010 को पैसे को लेकर काफी झगड़ा बढ़ जाता है। दोनों के बीच में किसी बात पर राजेश को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पत्नी को जोर से धक्का देता है। अनुपमा का सर बेड के कोने से टकरा जाता है, खून आ जाता है और राजेश को और भी गुस्से में आ जाता है और तकिए से मुंह को भी दबा देता है। अनुपमा जब मर जाती है तब राजेश लाश को ठिकाने लगाने लग जाता है। जब राजेश अनुपमा की लड़ाई हो रही थी उस समय बच्चे घर से बाहर थे। बच्चों के आने से पहले राजेश ने अनुपमा के बॉडी को घर से बाहर दूसरे बाथरूम में रख दिया। बच्चों के आने के बाद बच्चे पूछते हैं माँ कहाँ है? तब राजेश बताता है माँ तुम्हारी दिल्ली यानी कि मायके चली गई है। अगले दिन राजेश विचार करने लगा कि लाश का क्या किया जाए। वो हॉलीवुड फिल्म को देखकर लाश को फ्रीजर में रखता है। उसी दिन से राजेश मार्केट से डीप फ्रीजर लाता है और इलेक्ट्रिक आरी से पत्थर काटने वाली आरी मशीन और छोटे छोटे काले रंग की झिल्ली भी लेकर आता है। जब दोनों बच्चे स्कूल जाते थे तो सामान लाकर कमरे में छिपा देता था। बच्चों को भी पता नहीं चलता था। जब बच्चे स्कूल होते तो इधर राजेश अनुपमा की इलेक्ट्रिक आरी से छोटे छोटे टुकड़े करके 72 टुकड़ा बना देता है। उन टुकड़ों को काली झिल्ली में डाल देता है। उन टुकड़ों को बड़े से फ्रीजर में रख देता है ताकि लाश से बदबू न आए। अनुपमा को जितने लोग पूछते उनको बातों में टाल देता कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। पुलिस ने राजेश से यह बात पूछा जब अनुपमा 17 अक्टूबर 2010 को ही मर गई थी तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट कैसे चालू था। राजेश ने बताया उसकी सभी जानकारी चोरी से निकाल लिया था और मैं ऑनलाइन बात करता था। 2 महीने तक राजेश बचता रहा। राजेश जब भी बाहर जाता था फ्रीजर से 2 झिल्ली निकालकर देहरादून के ही मसूरी रोड के पास वाले नाले और जंगलों में फेंक दिया करता था। पुलिस राजेश को वहां से ले जाती है जहां पर राजेश ने उन टुकड़ों को फेंका हुआ था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को उन जंगलों में वो झिल्लियां मिल ही जाता है। राजेश को जेल में भेज दिया जाता है और बच्चों को उसके मामा के साथ भेज दिया जाता है। इधर कोर्ट ने आधिकारिक रूप से बच्चों को प्रधान को दे दिया। बच्चों के साथ साथ राजेश की भी सुनवाई कोर्ट में होती रहती है। पुलिस ने जब साबित कर दिया और कोर्ट को बताया कि राजेश ने अपने ही पत्नी को 72 टुकड़ों में काट दिया था। लंबी सुनवाई के बाद इस हत्याकांड के 7 साल बाद 2017 में 1 सितंबर को राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में धारा 302 के तहत सबूत मिटाने, धारा 201 के तहत आजीवन कारावास तथा 15 लाख की आर्थिक दंड की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो 15 लाख रुपए राजेश की ओर से जुर्माने की तरफ से दिया जाएगा उसमें से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जमा किया जाएगा, जबकि बाकी का पैसा दोनों बच्चों के नाम से होगा। उन पैसों पर बच्चों का बालिग होने पर अधिकार होगा। 2018 में राजेश गुलाटी पिछले अदालत द्वारा सुनाए गए आजीवन कारावास तथा 15 लाख के आर्थिक दंड के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करता है, मगर उस अपील पर अंतिम फैसला नहीं आया है। इस कारण पिछले कई सालों से गुलाटी जेल में ही था। हालांकि 2022 के जुलाई महीने में मेडिकल पर राजेश को देहरादून हाई कोर्ट की सलाह पर उसे पहले 10 दिनों की और अतिरिक्त जमानत दी गई। इसके बाद फिर से मेडिकल ग्राउंड पर ही 22 सितंबर 2022 को की शॉर्ट टर्म बेल को 21 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया और राजेश ने 2 बच्चों के सर से मां का साया हटाकर उन्हें वो गम दिया है जिससे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएगा। राजेश को क्या करना चाहिए था, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, ये सच्ची घटना है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि क्राइम से रिलेटेड कहानियां आपको सुनने को मिलते रहेंगे। जय हिंद।